नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास कड़ी में। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक का एक ऐसा बदला जिसे आप भारत का एक ऐसा हमला माने जिसे न्याय के लिए लिया गया है। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। आर्म्ड फोर्सेस ने इस कार्यवाही को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में हमले करके कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया। मेरी स्टार्टिंग प्रतिक्रिया यही है कि ये एक बहुत स्ट्रांग एक्शन है। जो भी टेररिस्ट ने वहाँ पे पहलगाम में किया, इतनी शर्मनाक एक्शन उन्होंने लिया सिविलियन टूरिस्ट के अगेंस्ट। एंड जिस तरह से उन्होंने उस टेररिस्ट एक्ट को एग्जीक्यूट किया, उसके लिए आपने तो देखा था देश में क्या माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली बोला था कि इनको अनइमेजिनेबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, टेररिस्ट को एंड उनके सपोर्टर्स एंड बैकर्स को। तो उस हिसाब से ये 9 टेररिस्ट साइट्स एंड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, ऐसे टारगेट्स का चयन और फिर उसको सक्सेसफुली टारगेट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा मैसेज है टेररिस्ट को। सबसे पहले कि हमारी जीरो टॉलरेंस जो टेररिस्ट की पॉलिसी है उसका क्या मतलब है। आप कोई भी हरकत यहाँ करोगे उसका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, उसका बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा हमारी तरफ से। दूसरा, ये पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि उनकी सपोर्ट जो टेररिस्ट को दी जाती है, ISI की सपोर्ट हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप की सपोर्ट हो, जो उनकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रहती है एज नॉन स्टेट एक्टर्स, एज कोवर्ट सपोर्ट, प्रोएक्टिव सपोर्ट, उनकी जो फिलॉसफी रही है टू यूटिलाइज दीज नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नहीं चलेगी। एंड वी विल एक्ट स्ट्रांगली। ये जहां भी छुपे होंगे, इनके नेटवर्क जहां भी होंगे, वो हम टारगेट करेंगे जब भी ऐसा कोई एक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो ओवरऑल आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रांग एक्शन है, बहुत क्लियर मैसेज है टेरर के अगेंस्ट। सर, इस वक्त आपसे बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं पूर्व वायुसेना प्रमुख से बात कर रही हूं जिनके पास अनुभव है, जो हमें समझा सकते हैं कि कितना बड़ा ये कोऑर्डिनेशन रहा होगा। सर, मैं बात करती हूं आर्म्ड फोर्सेस की। सर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है इस अटैक के पीछे। सर प्लीज। नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन तो बहुत बड़ा रहेगा। तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व थी, एक तरह से बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में ये टारगेट्स चुने गए और उनको अटैक किया गया। डिपेंडिंग ऑन टारगेट्स उनका क्या वेपन सुटेबल है, उन किस प्लेटफॉर्म से यूज होगा, कौन सी सर्विस उसको डिप्लॉय करेगी, ये सब डिसीजंस लिए गए होंगे। एंड एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। तो ओवरऑल एज मिशन अकम्प्लिशमेंट, एज मिशन जो सर्विसेज ने ये लिया था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैं बात करूं रोल की, चाहे NSA हो, चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख हों या फिर CDS हो, अगर कभी भी ऐसी प्लानिंग होती है सर, या फिर अगर ऐसा अटैक का फैसला लिया जाता है, तो क्या उसके लिए कोई सा टाइम पीरियड होता है? आपको क्या लगता है पहलगाम अटैक से लेकर के अब तक कितनी बड़ी प्रैक्टिस हुई होगी या फिर कितना बड़ा रूटीन वर्क ये रहा होगा? नहीं, इसके लिए बैकग्राउंड में सबसे पहले तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, कौन इसके पीछे था, उनके क्या लिंकेजेस हैं, कैसे उन्होंने वो टेररिस्ट एक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व था, उनके अकम्प्लिसेस कौन है, उनके बैकर्स कौन है, उनके हैंडलर्स कौन थे, उनको बैकग्राउंड सपोर्ट, उनको ये डिसीजन या ग्रीन लाइट किसने दी। सो ये सब एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, सब इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर ओवरऑल ऑब्वियसली ऐसे किसी भी मिशन के लिए पॉलिटिकली क्लियरेंस ली जाती है कि किस तरह से किस लेवल पे करना चाहिए। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेरी क्लियरली बोल दिया था, क्लियर डायरेक्शन दे दिए थे कि किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड डिफेंस सर्विसेज को खुली छूट दी थी कि आप जिस तरह से, जिस भी फॉर्म में, जिस टारगेट को करना चाहते हैं वो प्लान करिए।
इसमें प्लानिंग स्टेज में एक बार टारगेट्स का जब सिलेक्शन हो जाता है बेस्ड ऑन सारा एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन ऑल अदर फैक्टर्स, उसके बाद राइट वेपन कौन सी है, कौन से प्लेटफॉर्म से बेस्ट सूटेड है, कौन सी सर्विस उसको डिप्लॉय करेगी, ये सारे डिसीजंस होते हैं इन अ कंबाइंड मैनर, इन इंटीग्रेटेड मैनर। फिर एक इंटीग्रेटेड मिशन प्लान बनाया जाता है, जिसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं कोऑर्डिनेट करके। तो ओवरऑल प्लानिंग में एंड इम्प्लीमेंटेशन में इसमें बैकग्राउंड वर्क बहुत रहता है, एंड वो अच्छी तरह से किया गया है। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो मिसाइल की आपने बात की है सर, ऑब्वियसली पहले टारगेट्स को लॉक किया गया होगा, उसके बाद ही अटैक किया गया होगा। सर क्या एक साथ में जो ये 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है, क्या लगता है आपको? क्योंकि सर इतनी ब्रीफ में जानकारी, ऑपरेशनल जो जानकारियां होती हैं वो बिल्कुल साझा नहीं की जाती हैं, इसलिए बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या एक बार में ये अटैक पॉसिबल हुआ होगा या फिर कुछ टारगेट्स को पहले किया गया होगा, उसके बाद कुछ अटैक्स हुए होंगे? केवल समझने के लिए मैं ये जानकारी आपसे चाह रही हूँ। ये नहीं, ऐसा एक ओवरऑल प्लान बनता है डिपेंडिंग ऑन कौन किधर है, वो कौन से फोर्सेस कहाँ से अटैक कर रहे हैं, उनके पाकिस्तानी की डिप्लॉयमेंट्स एंड डिफेंस फोर्सेस एंड उनके डिफेंस नेटवर्क को देखते हुए ये ओवरऑल प्लान बनता है, इंक्लूडिंग कौन सा टारगेट पहले हिट किया जाएगा, कौन सा बाद में। ओवरऑल जहां तक हमें ब्रीफिंग से समझ आया है कि तकरीबन 25 मिनट के दौरान ये सारे अटैक्स कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूट कर दिए गए थे। सो ये इतना टाइम पीरियड है जिसमें ये पूरे अटैक्स हुए हैं। कौन सा पहले कौन सा बाद में, इसके कई फैक्टर्स होते हैं अगेन। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, एंड पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी एयर डिफेंस नेटवर्क की, उनके एयरफोर्स की, उनके जहाजों की डिप्लॉयमेंट्स वो किस तरह की है। तो इन सब को फैक्टर्स को देखते हुए सीक्वेंस एंड कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये सब डिसाइड किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम्स डिसाइड होते हैं। सर अगर कभी भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे अटैक्स होते हैं, तो 2-3 और पॉइंट्स हैं जिस पर ज़रूर चर्चा हुई होगी। मैं आपसे इस बारे में भी समझना चाह रही हूँ कि कभी भी ऐसी मिलिट्री अटैक से पहले जो हमारी जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारे प्लान्स है, इसके साथ ही जो लोकल लेवल पर एक सपोर्ट चाहिए होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सर सबसे खास बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या सोच है, ये भी उतनी ही मायने रखती है। इस बारे में सर आपकी राय? या जो जो सपोर्टिंग पैकेजेस, जो मेन स्ट्राइक फोर्स होती है उसके सपोर्ट में काफी कुछ जरूरत होती है, चाहे वो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म हो, चाहे ग्राउंड एक्टिविटी हो, वो भी एक इस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होते हैं। एंड ओवरऑल जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके इमीडिएट फॉलो अप एक्शंस बहुत सारे होते हैं, बिकॉज एक बार आप ऐसा टारगेट हिट करो तो जाहिर है लेवल ऑफ अलर्टनेस एंड लेवल ऑफ एक्शन जो दूसरी तरफ से हो सकता है उसको फैक्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही टारगेट हिट हुए होंगे, जो हमारी भी सेनाओं की अलर्ट स्टेट है एंड जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो एक हायर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस पे स्टेट में चले गए होंगे, टू वेट कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से इमीडिएट एक्शन होता है या कब एक्शन होता है, क्या एक्शन लिया जाता है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये प्लानिंग होती है। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टेज का सवाल है, ऑब्वियसली ये मैसेज अगेंस्ट टेरर खाली टेररिस्ट नेटवर्क एंड टेररिस्ट साइट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पाकिस्तान में है उनको तो अटैक किया ही गया है। ये पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज है, एंड ये वर्ल्ड के लिए भी एक स्ट्रांग मैसेज है कि इंडिया विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टेरर अटैक्स, एंड ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत रोबस्ट, बहुत स्ट्रांग होगा। ऑल्सो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड लीडर्स को भी ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से नेटवर्क, ये टेररिज्म सपोर्टिंग नेटवर्क पाकिस्तान में फैल गया है। इन टारगेट्स को देख के समझ आता है कि वहाँ ये नेटवर्क कितना डीप है, कितना एक्सटेंसिव है। एंड अब पाकिस्तान को बहुत कड़े सवाल पूछने का वक्त आ गया है वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड लीडर्स से, कि वो ये ऐसी सपोर्ट क्यों दी जा रही है और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी ये वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये एक्शन। एंड इसके आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव आएगा जिस तरह से पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे डील किया जाता है।
जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है वो साफ बता रहा है कि हमने प्रूफ जुटाने में कि हमने यहाँ टारगेट किया और हमला किया, इसमें कोई कमी नहीं रखी है। सर, बड़ा मुश्किल है यह कह पाना कि जब भी आतंकवाद का सवाल उठाया जाता है तो पाकिस्तान अपने सारे कदम को पीछे खींच लेता है, लेकिन फिर ये सब क्या है कि सारे टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर वो खुद को सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। ऐसे में सर, जब हमारे पास पूरा प्रूफ है, सारी जानकारियां हैं, तो अब आपको क्या लगता है, बड़ा मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान को जवाब दे पाना? बिल्कुल मुश्किल होगा। अब ये जब टेररिस्ट टारगेट्स ये सब अटैक कर दिए गए हैं, ये वर्ल्ड स्टेज पर भी अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे कि कितना, जैसे मैंने अभी बताया, कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क है, कितने डीपली एम्बेडेड है ये उधर के इकोसिस्टम में, एंड कितनी सपोर्ट इनको मिलती है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे पाकिस्तानी मिलिट्री हो, चाहे उनकी पाकिस्तानी हुकूमत हो। तो उनमें से कोई भी ये सब कॉम्प्लिसिट है इस टेररिस्ट नेटवर्क को सपोर्ट करने में। इसलिए इन वर्ल्ड स्टेज पे वर्ल्ड लीडर्स को अब पाकिस्तान को कुछ कड़े सवाल जरूर पूछने होंगे, और जरूर पूछने चाहिए, और जरूर पूछने पड़ेंगे ऐसे एक्शन के बाद, कि ये टेररिस्ट नेटवर्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह से, और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। हमेशा पाकिस्तान किसी भी एक्शन के बाद झूठ बोल के निकल जाते हैं कि ये हमारे उनकी कार्रवाई नहीं है, उनकी सपोर्ट से नहीं है, एंड कुछ साल के बाद फिर निकल के आता है कि बिल्कुल उनकी सपोर्ट से ही हुआ है। चाहे आप कारगिल ले लो, चाहे 26/11 ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। देयरफॉर पाकिस्तान को अब आने वाले समय में कटघरे में खड़ा करके ये सब सवाल पूछने का समय आ गया है। तो सर, क्या ये भी माना जाए कि भारत के पास अकेले अब आगे के लिए भी फ्यूचर में ये अधिकार है, ये राइट है कि अगर हमें ऐसी जानकारियां मिलती हैं तो हम आगे भी ऐसे कदम उठाएंगे, ये केवल अंत नहीं है? ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। पहले तो इस केस में भी अभी ये अंत नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। अगर वो रैशनल एक्शन लेते हैं, डी एस्केलेट करते हैं, तो वो एक राह हो सकती है। वो अगर इरेशनल रहे, जैसे वो ज़्यादातर रहते हैं, और कुछ एक्शन इसके लिए लेते हैं, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, एंड कुछ हमारे टारगेट्स को अटैक करते हैं। हमने तो टेररिस्ट टारगेट अटैक किए हैं, वो अगर अटैक करेंगे तो यहाँ तो वैसे ठिकाने हैं नहीं, तो वो किस टारगेट्स को अटैक करेंगे? वो मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे, कुछ डिफेंस रिलेटेड टारगेट्स को अटैक करेंगे। अगर उसको क्षति पहुंचती है तो हमें भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सो अभी ये हमें देखना पड़ेगा कि इसको आगे कैसे पैन आउट करता है, ये आगे कैसे बढ़ती है, इसको कैसे डी एस्केलेट किया जाए, एंड उसके बाद आगे आने वाले समय में इसका क्या असर होगा पाकिस्तान को, वो कैलिब्रेट करने की जरूरत है, वो देखने की जरूरत है। पाकिस्तान को जरूर आने वाले समय में इन द लॉन्ग टर्म इसका असर पड़ेगा, इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। सर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमें मिल रही है। हम कुछ समय आपका और लेना चाहेंगे। इस बीच हम अपने ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने अपना पक्ष क्या रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। तो ये केवल एयर स्ट्राइक का माध्यम ही नहीं हो सकता है, बल्कि और भी कई माध्यम, जैसे कि भारत ने
चुना है, हम बात करें झेलम नदी की या फिर हम बात करें सिंधु नदी की, एक लंबा स्ट्राइक और इस लंबे स्ट्राइक के तहत बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान को। हमारे साथ पूर्व वायुसेना प्रमुख जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि हमने कहा कि ये केवल एक स्ट्राइक का माध्यम नहीं है, स्ट्राइक अगर करना है तो भारत के पास तरीके बहुत हैं। इन तरीकों को आप कैसे देखते हैं? ये तरीके भी बहुत स्ट्रांग एंड इफेक्टिव है। जो इंडस वैली का हेल्ड इन अबेंस किया है, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग कदम है। एंड आने वाले समय में आप देखेंगे इसका असर पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा और कितना अधिक पड़ता है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में इसका असर उनको और उनकी आवाम को बहुत ज़्यादा फील होगा। देयरफॉर ये सारे मेजर्स अगर देखे जाएं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो लिए गए हैं, जो एफएटीएफ के लिए दायरे में उनको लाने के लिए लिए गए हैं, जो वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उनको जो लोन है उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं, ये सबको अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग कदम लिए जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान को ये सब को देखते हुए बदलना ही चाहिए। सर, बड़ा ये कह सकते हैं हम कि एक व्यंग्य लगता है कि मसूद अजहर, अभी हम इस बात की पुष्टि देखिए नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि ऑफिशियली जब तक कोई बयान नहीं आ जाता है तब तक हम उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि मसूद अजहर, जिसकी एक बहुत बड़ी खोज भारत को है, अगर हाथ लग जाता है, हाफिज सईद जैसे कई नाम है हमारे पास में जो कि कई मामलों में दोषी हैं भारत के लिए, मसूद अजहर का ये कहना है सर कि पूरा परिवार उसका तबाह हो गया। सर, आपको नहीं लगता है कि जब ऐसे सवाल अगर होंगे और अगर होते हैं कि इतना सेफ पोजीशन जो पाकिस्तान ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आतंकियों के लिए अपने ही घर में एक ठिकाना बना रखा है, और अब आप कहते हैं सर कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है आतंकवाद में? इसीलिए ये सब झूठ पाकिस्तान का अब दुनिया के सामने आ गया है। अब उनके इस नैरेटिव को कोई भी नहीं सुनेगा और कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए अब पाकिस्तान एक तरह से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। उनकी मिलिट्री लीडरशिप, उनका आईएसआई की मॉडस ऑपरेंडी, उनके पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरह से बोलते रहते हैं कि ये हमारा किया नहीं है, ये वर्ल्ड के सामने बिल्कुल इन सब का खुलासा हो गया है। तो ये नैरेटिव अब ये लोग इंटरनेशनल स्टेज पे इसको कोई नहीं सुनेगा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, ये हमसे सपोर्टेड नहीं है। उनसे पूरे सपोर्टेड है, उनको सेफ हाउस दिए जाते हैं, उनको उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाता है। एंड ये सब खुल के आ गया है सामने। सर, अब अगला जो कदम है ये भारत को पहले से पता है पाकिस्तान क्या करेगा। जहां भी उससे ऐसे सवाल होंगे क्या हुआ था आप लोगों के साथ में, तो या तो सर वो जो हर बार की तरह वो या तो रोएगा या फिर सफाई देगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर कि इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्या अटैक होगा, तरीका क्या होगा सर पाकिस्तान को लेकर के? वो तो आप देख ही रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत काफी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं। एंड पाकिस्तान की जो भी इनिशिएटिव्स वो ट्राई कर रहे थे इस सिलसिले में सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड उससे रिलेटेड जो उनके अटेम्प्ट्स रहे हैं वो सब भी नाकाम रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान ऑलरेडी बैकफुट पे है। जो इंडिया ने एक्सप्लेन किया है एंड जो डेमोन्स्ट्रेट किया है एंड जो ये सब खोल के पिक्चर सामने आ रही है पूरी दुनिया के सामने, कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, किस तरह का नेटवर्क है, एंड ये किस तरह से इसको एक्शन फॉलो करते हैं। ये सब उनका नैरेटिव, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब दुनिया के सामने नहीं चलेगा। लेकिन सर, जब भी अगर ऐसी जो सिचुएशन है अगर आती है, तो ऐसे में किसी भी देश की क्या तैयारी होती है? अगर मैं इस समय मानूं तो क्या हम कह सकते हैं या फिर ऐसी तैयारी हमने रखी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कार्यवाही हो सकती है? और कैसी तैयारी होती है सर? अगर मान लीजिए हमने ऐसे स्ट्राइक्स किए हैं तो हमारी कैसी तैयारी होगी? ऑफ कोर्स तैयारी पूरी होगी। जब भी ऐसे बिल्डअप किया जाए या ऐसी प्लानिंग होती है, ऐसे टारगेट्स का चयन होता है, तो उसके साथ में जो रिलेटेड जो ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं, एंड ऐसे स्ट्राइक के बाद क्या क्या एक्शंस लेने हैं अपने ऑपरेशन अलर्ट को हायर लेवल पे ले जाने के लिए, डिप्लॉयमेंट्स जल्दी से पूरा करने के लिए, वो सारे एक्शंस प्लान्ड होते हैं, वो सारे एक्शंस ऑलरेडी कर दिए गए होंगे।
ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे डिफेंस फोर्सेस की तैयारी पूरी होगी कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है तो हम इस पोजीशन में रहें कि हम उसको उसके सारे एक्शंस को इक्वली प्रॉपरली उसको हम एंगेज कर पाएं। एंड अगर वो ज्यादा ही एस्केलेट होता है एंड कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो ओवरऑल जी। ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि हमारी रेडीनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस एंड जो कैपेबिलिटी एरिया ऑफ ऑपरेशन पे हम लाते हैं वो इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। एक सवाल और मैं लेना चाहूंगी कि क्या सर आपने सोचा था कि इस बार भारत का यह तरीका होगा? क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं कि हम ये समय है, ये वक्त है कि हम पीओके का जवाब दें और भारत का हिस्सा वापस बने पीओके। लेकिन सर क्या ये जो तरीका अपनाया गया है इस बार, आपको ऐसी उम्मीद थी? तो अभी इस समय हम जो पहलगाम में उनका एक इतना हीनियस एक्शन था टेररिस्ट का, उसका हम ये जवाब दे रहे थे एंड उसके जवाब में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव स्टेप रहा है। इस ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसके आगे क्या होता है उसको अभी देखना जरूरी है। एंड अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या इसको इमेजिन किया था, सही बात तो ये है कि इस लेवल पे इतने इतने ज्यादा टारगेट, इतना वाइड अप्रोच, इतना इन डेप्थ अप्रोच इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठे टारगेट करना, इतना मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने नहीं सोचा होगा। एंड जितना लोग सोच रहे थे उससे ज्यादा कहीं स्ट्रांग एक्शन लिया गया है। तो एंड उसका असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। तो ये एक एक्शन है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड बहुत वेरी कैलकुलेटेड, डेलिबरेट। सिर्फ टेररिस्ट टारगेट को अटैक किया, एक भी मिलिट्री टारगेट नहीं लिया। वेपन्स की चॉइस ऐसी थी कि कोलैटरल डैमेज को बिल्कुल कंटेन किया गया, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटीज या सिविलियन डैमेज की बात सामने नहीं आई, जो कि एक प्लान का हिस्सा होगा। तो ये एक बहुत ही फोकस्ड मिशन रहा है एंड एक बहुत ही स्ट्रांग अचीवमेंट है। सर और अब तो ये पाकिस्तान को सोचना है कि आतंकवाद को अपने घर में पनपने देना है या नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अहम जानकारियां जो हैं वो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची हैं और ये जानकारियां इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो किया था उसका माकूल जवाब भारत ने दिया है, वक्त रहते दिया है। और निश्चित तौर से जब भी आतंकवाद की एक नई कहानी लिखने की कोशिश पाकिस्तान करेगा या जब करेगा, भारत उस कहानी को मिटाने का काम भी करेगा क्योंकि ये भारत को बखूबी पता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।